नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। शाम के 6 बज चुके और वक्त है देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का, जिसमें सबसे पहले नजर डालते हैं 6 बड़ी खबरों पर। आज पहली खबर है अरुणाचल से, जहां पर अमित शाह ने सीधे तौर पर चीन को करारा जवाब दिया और कहा है कि सुई की नोक जितनी जमीन भी कोई नहीं ले सकता। और क्या कुछ कहा है चीन पर जवाब देते हुए, वो आपको सुनाएंगे। वहीं दूसरी खबर है लखनऊ में निकाय चुनाव पर बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। तीसरी खबर है मायावती की माफिया से दूरी और एक क्या फिर से मजबूरी कहीं ना कहीं सामने आ रही है, क्योंकि उन्होंने कई ऐलान आज किए हैं। उन्होंने साथ ही कहा है कि शाइस्ता परवीन या उसके परिवार में से किसी को भी बहुजन समाज पार्टी टिकट नहीं देगी। इस खबर को पूरा विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन वहीं उसके अलावा और अन्य खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। चौथी खबर है पत्नी भानवीर सिंह के तलाक मामले में राजा भैया की याचिका पर आज सुनवाई टाल दी गई है। पांचवी खबर है मुख्तार की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 19 अप्रैल को अब सुनवाई होगी। और छठी खबर होगी ज्ञानवापी मस्जिद में वजू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसको लेकर कोर्ट अभी फिलहाल सुनवाई को तैयार हो गया है और अगली तारीख दे दी है। तो इस खबर पर भी विस्तार से आपको बताएंगे। तो इन 6 खबरें तो विस्तार से बताएंगे ही, लेकिन साथ ही अन्य खबर भी आप तक पहुंचाएंगे, अन्य खबरों पर भी चर्चा करेंगे। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर ही यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और इस बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं। वहीं संगठन महामंत्री धर्मपाल भी इस वक्त बैठक में मौजूद है। बैठक में सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री मौजूद है। निकाय चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। निकाय चुनाव पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है और इस अहम बैठक में सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री इस वक्त मौजूद है। मुख्यमंत्री के आवास 5 कालिदास मार्ग पर यह अहम बैठक इस वक्त हो रही है। सीधे तौर पर आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी, उस पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि प्रभार आज दिए जा चुके हैं। सभी मंडलों के हिसाब से आज प्रभार दे दिए गए हैं। नगर निगम में किसको कौन सा प्रभार दिया गया वो भी, और इसके साथ ही अब किस तरीके से आगे की रणनीति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की, किस तरीके से विपक्ष के तमाम जो सवाल होते हैं उन पर किस तरीके से जवाब देना है, क्या कुछ पलटवार करना है और किस तरीके से विपक्ष को घेरना है, इन तमाम चीजों को लेकर आज कहीं ना कहीं रणनीति बन रही है। इस वक्त मुख्यमंत्री के आवास पर 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक इस वक्त चल रही है। और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। एसके, क्या कुछ अपडेट है आपके पास में इस बैठक को लेकर? बिल्कुल निश्चित तौर पर हम खड़े हैं मुख्यमंत्री आवास पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं उनकी भी गाड़ियां आ रही हैं और लगातार अंदर जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं, साथ ही साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और जितने राज्य मंत्री हैं उन सभी के साथ ये बैठक कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। सीधे तौर पर हम देखें तो देश का सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज्यादा संख्या में नगरीय निकाय यहाँ पर हैं और उनके चुनाव होने जा रहे हैं। अगर हम पिछले चुनावों पर नजर डालें तो चाहे इसके पहले 2012 में हुआ हो या उसके पहले 2007 में या फिर 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं भी रही है उस दौरान भी बीजेपी हमेशा नगरीय निकाय के चुनावों में बेहतर परफॉर्म करती रही है। 2017 की अगर हम बात करें तो उस दौरान भी प्रदेश के सभी नगर निगमों में से 14 नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। उस दौरान 2 नगर निगम ही बीएसपी जीत पाई थी और समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। और सीधे तौर पर अब फिर से चुनाव होने जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ये बैठक कर रहे हैं जिसमें सरकार और संगठन दोनों के पदाधिकारी मौजूद हैं। एक समन्वय बिठाने की भी बात अंदर बैठक में कही जा रही है कि संगठन और सरकार के बीच में समन्वय हो। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके अलावा जितने भी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं जिनकी संख्या 50 है, क्योंकि 52 दोनों डिप्टी सीएम को मिलाकर है, उन सभी को प्रभार के जिले दिए जा चुके हैं। मतलब नगरीय निकाय चुनाव के दौरान अलग
अलग अलग प्रभार के जिले दिए गए हैं। जैसे हम आगरा की बात करें तो AK शर्मा के पास प्रभार है, जैसे हम कानपुर की बात करें तो नंदगोपाल गुप्ता नंदी के पास है, मुरादाबाद की बात करें तो उत्तर प्रदेश के PWD मंत्री जितिन प्रसाद के पास प्रभार है। तो इन सभी प्रभार वाले मंत्रियों को मुख्यमंत्री स्पष्ट तौर पर निर्देश दे रहे हैं कि वो इस नगरीय निकाय चुनाव के दौरान लगातार क्षेत्र का दौरा करें, खास तौर पर जो जो जिले उनको आवंटित हैं वहां पर जाएं, लोगों से मुलाकात करें, उनकी समस्याएं सुने, कोई शिकायतें हैं तो उसका निस्तारण कराएं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरीके की गैर जरूरी बयानबाजी से बचें और सरकार संगठन के बीच सामंजस्य रखें, संगठन के लोगों के साथ बातचीत करें और उनसे बातचीत करके कहीं न कहीं जो एक दूसरे के साथ समन्वय है उसको मजबूत करते हुए एक रणनीति के साथ मैदान में उतरे ताकि बेहतर परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी इस नगरीय निकाय के चुनाव में कर सके। तो ये बैठक लगातार मुख्यमंत्री के आवास पर चल रही है। पिछला करीब 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार और संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ ये बैठक कर रहे हैं। क्योंकि सरकार जहां एक तरफ कोशिश कर रही है कि जो वायदे थे, जो जरूरतें हैं क्षेत्र की, जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जाए, वही संगठन की तरफ से संगठनात्मक तौर पर कैसे अपने संगठन को सभी जिलों में मजबूत किया जाए उस विषय को लेकर लगातार बात रख रहे हैं। तो ये बैठक अंदर लगातार जारी है। सीधे तौर पर कोशिश यही है मुख्यमंत्री की कि बेहतर परफॉर्म किया जाए ताकि 2024 से पहले जो एक बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है बाकी के चुनावों की तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से और भारतीय जनता पार्टी बेहतर परफॉर्म करे। चूंकि हम इस चुनाव की अगर बात करें तो 17 नगर निगमों, पार्षद और मेयरों के अलावा प्रदेश के सभी जितनी नगर पंचायतें हैं या जो नगर पालिका परिषद है, सभी जगह जो मतदान होना है वो बैलेट के जरिए होना है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत सारे विषयों को लेकर जो पार्टी और सरकार की रणनीति है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए उस विषय को लेकर ये दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। और संभवतः बैठक लगभग खत्म होने वाली है, करीब 1 घंटे का वक्त था और वो खत्म हो चुका है, अलर्ट हो चुका है। संभवतः अब उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो इस बैठक से निकलेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी कैबिनेट राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संगठन के लोग, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह वो भी इस बैठक में मौजूद हैं और सभी जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के DGP भी यहाँ पर पहुंचे हैं, RK विश्वकर्मा, वो भी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के आवास पर जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हर एक मुद्दे को लेकर बैठक चल रही है क्योंकि एक और बड़ा विषय है कि उत्तर प्रदेश में जो पहले चुनाव होते रहे 2017 से पहले तो उसमें कहीं न कहीं लगातार जो हिंसा की खबरें थी वो आती थी, लेकिन 2017 का चाहे विधानसभा रहा हो, 2019 का लोकसभा रहा हो या उसके बाद जो पंचायत के चुनाव हुए या फिर उसके बाद जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, शांतिपूर्ण ढंग से हुए। कुछ एक छुटपुट घटनाओं को अगर हम छोड़ दें, कोई ऐसी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। तो सीधे तौर पर जब मुख्यमंत्री आज अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक कर रहे हैं, संगठन के लोग मौजूद हैं, उस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस के भी आला अधिकारी इस बैठक में बुलाए गए। जी चलिए, आप लगातार वहां पर बने रहिए और अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा इस बैठक को लेकर के। इसी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में राजधानी लखनऊ में मेयर पद के दावेदारों की लंबी लिस्ट देखकर सभी पार्टियां हलकान हैं। किसे टिकट दें, किसे ना दें, हर पार्टी नेतृत्व के लिए ये तगड़ी माथापच्ची का विषय बन गया है। अब राजधानी के सियासी रण में किसकी है दावेदारी, कौन है आगे और कौन है पीछे, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। कौन बनाएगा शहर की सरकार, किसका कटेगा पत्ता, किसका होगा बेड़ा पार। राजधानी के रण में कौन मारेगा बाजी, निकाय का रण। निकाय चुनाव का ऐलान होते ही सभी पार्टियों के दफ्तरों पे रौनक बढ़ गई है। टिकट की आस लगाए नेताओं की आमद भी बढ़ गई है। सबके अपने अपने बायोडेटा हैं, सबकी अपनी उम्मीदें हैं। खासकर राजधानी लखनऊ के लिए तो गजब की मारामारी दिख रही है। सूत्रों की माने तो मंत्रियों की पत्नियों से लेकर संगठन के लिए लंबे समय से काम कर रहे नेता अपनों के लिए लामबंदी में जुट गए हैं। बात बीजेपी की करें तो दर्जनों नेताओं की दावेदारी ने पार्टी नेतृत्व को पसोपेश में डाल रखा है। कई मंत्री अपनी पत्नियों के लिए भी जबरदस्त लामबंदी कर रहे हैं और इस रेस में सास बहू भी शामिल हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी की तरफ से तगड़ी दावेदारी की लिस्ट कुछ यूं है। मौजूदा मेयर संयुक्ता भाटिया और उनकी बहू रेशु भाटिया ने टिकट के लिए दावा किया है। तो वहीं दावेदारी में मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव, लखनऊ उत्तर से विधायक नीरज बोरा की पत्नी बिंदु बोरा और अखिलेश दास की पत्नी अलका दास, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक और पूर्व डिप्टी सीएम
डॉक्टर दिनेश शर्मा की पत्नी डॉक्टर जयलक्ष्मी शर्मा और भातखंडे यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रंजना द्विवेदी भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की घोषणा के बाद अब तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वही अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अब फाइनल काउंटडाउन की घोषणा के बाद अपनी अंतिम रणनीति की जो तैयारियां हैं उसके लिए कमर कस ली है। और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश निकाय की चुनाव खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमान संभालते हुए नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी में भी दावेदारों की लंबी भीड़ है। कई पूर्व मंत्री, विधायक, पार्षद अपनी अपनी पत्नियों के लिए टिकट का दावा ठोक रहे हैं। सूत्रों की माने तो पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा की पत्नी स्वाति मिश्रा, पूर्व पार्षद मुकेश शुक्ला की पत्नी ज्योति शुक्ला और लखनऊ यूनिवर्सिटी की पूर्व उपाध्यक्ष अल्पना वाजपेयी, नगर महिला सभा की पूर्व अध्यक्ष किरण पांडे और 2017 में रनर रही मीरा वर्धन, पूर्व एमएलसी कांति सिंह, श्वेता मनोचा और शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने मेयर के टिकट के लिए दावा किया है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का डंका बजते ही सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। वहीं अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी पर जो प्रत्याशी हैं, जो दावेदार हैं, उनकी भीड़ लगी हुई है। लगातार लोग पार्षद पद के लिए और खास करके अगर बात की जाए मेयर पद के लिए तो जो तमाम ऐसे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। महिलाओं के लिए आरक्षित की हुई है लखनऊ की मेयर की सीट। आपको बता दें, महिलाओं में समाजवादी पार्टी इस बार हो सकता है ब्राह्मणों पर दांव लगाए, जिसमें सबसे पहला नाम स्वाति मिश्रा का नाम सामने आ रहा है। आपको बता दें, स्वाति मिश्रा जी जो हैं वो पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा की पत्नी हैं और अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी की कोर टीम में अहम भूमिका निभाते हैं। आपको बता दें, दूसरा नाम जो है वो ज्योति शुक्ला का सामने आ रहा है। ज्योति शुक्ला जी जो हैं समाजवादी पार्टी के टिकट से डालीगंज जो वार्ड है वहां से 2 बार पार्षद रह चुकी हैं। इसके अलावा उनके हस्बैंड भी 1 बार पार्षद रह चुके हैं। वहीं पूजा शुक्ला का नाम भी अहम है और आपको बता दें 2022 के विधानसभा चुनाव में पूजा शुक्ला ने पश्चिमी जो इधर लखनऊ है वहां से कई टक्कर दी थी। हालांकि वो हार गई थी, लेकिन उनका नाम भी कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। इसके अलावा शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने भी अपनी इच्छा जताई है, अपना आवेदन किया है। इसके अलावा सपा की नेता और खास करके सपा की प्रवक्ता भी हैं नाहिद लारी खान जो हैं, उन्होंने भी अपनी मेयर का चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। पहली बार निकाय चुनाव में दावेदारी के साथ उतर रही आम आदमी पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में बुरी तरह मात खाने के बावजूद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। और दिलचस्प बात यह है कि पार्टी में टिकट के दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी खेमे में अब तक 15 आवेदन आ चुके हैं। इनमें ज्यादातर शिक्षक, डॉक्टर, रिटायर्ड नौकरशाह और वकील शामिल हैं। सबसे मजबूत दावेदारों में नीलम यादव, इस्मा जहीर, कायनात सिद्दीकी और सोम्या भट्ट के नाम शामिल हैं। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनावों की घोषणा के साथ ही नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और देश में सबसे ज्यादा 760 नगरीय निकाय उत्तर प्रदेश में है। यही एक वजह है कि 2024 से पहले एक तरीके का ये सेमीफाइनल है जिसमें कोई भी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। क्योंकि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही है, अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको उठाने की कोशिश कर रही है। चूंकि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मेयर के प्रत्याशियों पर खासा मंथन सभी पार्टियों में चल रहा है। अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो आम आदमी पार्टी के पास करीब 15 आवेदन आए हैं जो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उनको लखनऊ से मेयर का प्रत्याशी बना दे। हालांकि उन नामों पर लगातार मंथन स्टीयरिंग कमेटी में चल रहा है। जिसके नाम पर मोहर लगेगी वो लखनऊ से आम आदमी पार्टी का मेयर का प्रत्याशी होगा। यानी साफ है, राजधानीकरण बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। हाल फिलहाल सभी दलों के लिए प्रत्याशी का चुनाव सिरदर्दी भरा काम है, लेकिन ये भी तय है कि जब फाइनल फाइट के लिए महारथियों के नाम का ऐलान होगा उसके बाद सियासी माहौल और ज्यादा गरमाना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं नगर निकाय चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे कोर वोट बैंक की तलाश में है जो अन्य पार्टियों के लिए आंखों से काजल चुराने के समान हो। जी हां, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व मुस्लिमों पर भी दांव खेलने के लिए इस बार तैयार है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी को सीधी टक्कर देने में बीजेपी का यह दांव कितना कारगर होगा और क्या वाकई मुस्लिम समुदाय में बीजेपी की स्वीकार्यता हो पाएगी? क्या समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो पाएगी?
इसे बदलती राजनीति का आगाज कहा जाए या सियासी ताना बाना। विधानसभा और लोकसभा में एक भी मुस्लिम को टिकट न देने वाली बीजेपी जहां इस बार मुस्लिमों पर फोकस कर रही है, वहीं सपा और बसपा के बीच भी रस्साकशी तेज हो चुकी है। फोकस मुस्लिम मतदाताओं पर है। नगर निकाय चुनाव में इस बार भी मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए सभी मुख्य दल जोर लगा रहे हैं। समीकरण बनाने के लिए दल अपनी नीतियों में बदलाव तक करने को तैयार हैं। बावजूद इसके सवाल वही है कि मुस्लिम किस ओर जाएगा। क्या मुस्लिम बीजेपी में भरोसा दिखाएगा? शहरी निकाय चुनाव को लेकर मैदान तैयार होने लगा है। सभी निकायों में दलों ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है और वहीं भावी उम्मीदवारों ने भी सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले जद्दोजहद टिकट हासिल की है, जहां दावेदारों ने इसके लिए ताल ठोकनी शुरू कर दी है, वहीं राजनीतिक दलों ने भी गुणा भाग करना शुरू कर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे इस चुनाव में इस बार कई चौंकाने वाले कदम पार्टियां उठाने जा रही हैं। इस बार सभी दलों का फोकस मुस्लिमों पर है। हालांकि प्रदेश में लगभग 2 दर्जन जिले ऐसे हैं जिनमें मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में किसी भी चुनाव का परिणाम बदल सकते हैं। यही कारण है कि सभी दल मुस्लिम मतदाताओं के रुख को भांपने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों पे फोकस किया था। ये चुनाव सपा ने आरएलडी के साथ मिलकर लड़ा। मुस्लिमों ने भी समाजवादी पार्टी को जमकर वोट किया और उसके 34 मुस्लिम विधायक चुनाव जीत कर आए, जबकि 2017 के चुनाव में विधायकों की संख्या 24 थी। 10 मुस्लिम विधायकों की संख्या बढ़ी। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सरकार बनाने से नहीं रोक पाई। उधर पिछले शहरी निकाय चुनाव में सपा ने करारी शिकस्त महापौर के चुनाव में खाई। उसका एक भी उम्मीदवार महापौर पद पे नहीं जीत पाया। अलीगढ़, मुरादाबाद जैसी सीटों पर सपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे पर जीत नहीं सके। इस बार फिर सपा मुस्लिमों पे फोकस करने की बात कर रही है। वो पहली बार आरएलडी के साथ मिलकर निकाय चुनाव भी लड़ रही है। उसे इसका लाभ मिलने के भी आस है। बसपा को पिछले चुनाव में मुस्लिम दलित समीकरण का लाभ मिला था। उसने इसी समीकरण से मेरठ और अलीगढ़ में महापौर की सीट जीती थी। इन सीटों पर मुस्लिमों ने जमकर बसपा को वोट किया। विधानसभा चुनाव 2022 में जिस तरह से काडर वोटर और मुस्लिम वोटर दोनों बसपा से खिसका, उससे बसपा के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। बीएसपी एक सीट ही जीत पाई। ऐसे में इस निकाय चुनाव में बसपा फिर से मुस्लिमों को जोड़ने की कोशिश में है। मुस्लिमों में संदेश दिया जा रहा है कि केवल मुस्लिम और दलित मिलकर ही बीजेपी को रोक सकते हैं। अहम बात यह है कि इस बार बीजेपी भी मुस्लिमों को नगर निकाय चुनाव में अपेक्षाकृत ज्यादा संख्या में जोड़ने की कोशिश कर रही है। खासतौर से पसमानदा समाज के मुस्लिमों पर फोकस है। सम्मेलन तक किए गए। वहीं नगर निगम में 980 पार्षद पदों की तुलना में 844 पर ही बीजेपी ने चुनाव लड़ा। कारण बाकी मुस्लिम बहुल वार्ड थे जहां बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। प्रदेश में 24 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिमों की संख्या 20% से ज्यादा है। इसके अलावा 12 जिलों में मुस्लिम आबादी 35 से 52% तक है। संभल, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, बहराइच, मुजफ्फरनगर, बलरामपुर, मेरठ, अमरोहा, रामपुर, बरेली, श्रावस्ती में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है और अलीगढ़, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, संभल, शामली समेत कई जिलों में नगर पंचायतों में भी मुस्लिम वोटरों की संख्या बढ़ी है। बात समाजवादी पार्टी की करें तो पार्टी ने विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों पर फोकस किया था। भले ही सरकार ना बनी हो, लेकिन ये भी सच है कि मुस्लिमों ने भी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जमकर वोट किया था। तभी सपा ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक का सबसे अधिक वोट इस विधानसभा चुनाव में हासिल किया था। वहीं इस बार बीजेपी मुस्लिमों पर बड़ा दाव खेलने जा रही है। हमेशा मुस्लिमों की विरोधी कहे जाने वाली बीजेपी इस बार निकाय चुनाव में पसमानदा मुस्लिमों को टिकट देने की तैयारी में है। इसके लिए बीजेपी की तरफ से साफ और लोगों में पकड़ रखने वाले मुस्लिम प्रत्याशी की खोज अंदर खाने शुरू हो गई है। मोदी के मन की बात को उर्दू किताब के तौर पे बांटने की तैयारी बड़े स्तर पे चल रही है। साथ ही बीजेपी हर उस पहलू पे काम कर रही है जो मुस्लिमों को उसके करीब ला सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं नगर निकाय चुनाव के लिए गौतम बुद्ध नगर में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने कलेक्ट्रेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 1 नगर पालिका और 5 नगर पंचायत हैं। 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक कैंडिडेट नॉमिनेशन करेंगे और 27 अप्रैल को कैंडिडेट नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। 11 मई को द्वितीय चरण में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले को 9 जोन और 21 सेक्टरों में
बांटा गया है और 6 सुपर जोन बनाए गए हैं। हर बूथ पर वीडियोग्राफी के जरिए नजर रखी जाएगी और हर बूथ और सेंटर पर जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है। कल शाम से पोस्टर हटाने का काम शुरू हो चुका है। से कल शाम से आचार संहिता प्रभावी है, तो आप देख रहे होंगे लगातार जो पोस्टर बैनर ऐसे थे जिनको हटाना था वो हम लोग की कार्रवाई चल रही है। 24 घंटे में कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। पूरे जिले को हम लोगों ने अपने प्रशासनिक दृष्टिकोण से सुपर जोन, जोन और सेक्टर्स में बांटा है। हमारे कुल लगभग 9 जोन में हम लोगों ने बांटा और 21 सेक्टर बनाए हैं और हर सेक्टर के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोन के लिए जोनल मजिस्ट्रेट और सुपर जोन 6 हैं, 6 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट लगाए हैं। उनके साथ संबंधित पुलिस बल भी तैनात किया गया है। वहीं हस्तिनापुर के पालदा गांव में युवक विशु की हत्या के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। हत्यारों के घरों में आग लगा दी गई और पथराव भी किया। सूचना पर कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि विशु का पोस्टमार्टम होने के बाद शव अंतिम संस्कार के बाद गांव पहुंचा था। इसके बाद कुछ लोगों का गुस्सा भड़क उठा और तनाव की स्थिति पैदा हुई। बताया जा रहा है कि आरोपियों के खेतों में भी आग लगा दी गई। मौके पर तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो विशु हत्याकांड पर कहीं ना कहीं बवाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। हालांकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना वहां पर ना हो, माहौल शांतिपूर्ण रहे, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हत्या को लेकर के पूरे इलाके में इस वक्त तनाव का माहौल है। मेरठ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और मौके पर भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। विशु हत्याकांड पर कहीं ना कहीं ये बवाल पूरा देखने को मिला है। तो जो आरोपी हैं इस पूरे हत्याकांड में, उनके घर पर भी आगजनी की गई है और साथ ही जो खेत हैं वहां पर भी आगजनी की गई है, जिसके बाद अब माहौल को शांत करने के लिए पुलिस वहां मौके पर पहुंची हुई है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अतुल शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। अतुल, क्या कुछ अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, कीर्ति का विशु हत्याकांड के बाद अगर देखा जाए तो क्षेत्र और गांव के लोगों ने हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो वहां पर कल विशु का हत्याकांड हुआ था, उसके बाद भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। पोस्टमार्टम के बाद विशु की बॉडी जैसे ही गांव में पहुंची, अंतिम संस्कार के बाद जो परिवार के लोग हैं या पड़ोस के लोग हैं उन्होंने बवाल किया है, उस पर भी पुलिस निगाह बनाए हुए लगातार अगर देखा जाए तो भारी पुलिस फोर्स वहां तैनात की गई है। आला अधिकारी मौके पर मोर्चा संभालने में जुटे हुए हैं। लगातार देखा जाए तो जिस तरह से विशु की हत्या की गई थी, उन आरोपियों के घर को जला गया है, खेतों को जलाया गया है, साथ ही जो नजदीकी अस्पताल है उसमें भी तोड़फोड़ करते हुए बवाली नजर आए थे। पुलिस का साफ तौर पर कहना है, प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी बवाली को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से विशु हत्याकांड में जो बवाल कर रहे हैं उसको लेकर के पुलिस ने कार्रवाई की है, मुकदमा दर्ज किया है और उसके बाद जो विशु की बॉडी है उसको अंतिम संस्कार के लिए परिवार वालों को सौंपा था। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर वहां ध्यान दिया जा रहा है। इंटरनेट की सुविधा बंद की गई है। लगातार जिस तरह से वीडियो वायरल हो रही है, पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग, पथराव और इस तरह की घटना देखने को मिली है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। मेरठ प्रशासन की बात की जाए, पुलिस की बात की जाए, विशु हत्याकांड के जो बवाली हैं उन पर काबू पाने में पुलिस नाकाम रही है, घुटने टेके। लगातार जिस तरह से विशु हत्याकांड के बाद गैर समुदाय के लोगों पर आरोप है, उन आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। उनके घर में आगजनी, खेत में आग लगाने का काम विशु के जो समर्थक है उनका किया गया है। लगातार जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है कि विशु के जो अपराधी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, बदला लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस वक्त बदले की राजनीति चल रही है और उस दौर में कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग हैं इस वक्त जो उनके समर्थक हैं उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो विशु हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है। जी, अभी फिलहाल क्या कुछ माहौल है अतुल वहां पर? देखिए, माहौल इस वक्त बिगड़ा हुआ है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है, आला अधिकारी वहां पर लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं। क्षेत्र में गांव के बाहर विशेष तौर पर नाकाबंदी की गई है। बाहर से आने वाले सभी लोगों को रोका जा रहा है, किसी को भी गांव में एंट्री नहीं दी जा रही है। लगातार देखा जाए जिस तरह से बवाल हुआ है उस पर काबू पाने के लिए आरएएफ, सीआरपीएफ और पीएलसी के भारी संख्या में जो जवान हैं तैनात किए गए हैं। लगातार जिस तरह से विशु हत्याकांड के बाद जो बवाल है वो उग्र पकड़ता जा रहा है। दो समुदाय का मामला है और विशेष संप्रदाय को लेकर के
यहाँ पर ये बवाल हुआ है। मस्जिद में भी तोड़फोड़ देखने को मिली है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस वक्त की मेरठ की स्थिति की बात की जाए, हस्तनापुर के अंदर विशेष तौर पर भारी पुलिस जी। फोर्स गांव को छावनी में तब्दील किया गया है, जिसके चलते गांव के अंदर किसी भी तरह से बाहर का कोई युवक ना आ सके ठीक। और साथ ही गांव वालों पर विशेष पुलिस फोर्स निगाह बनाए हुए हैं। ठीक है, शुक्रिया अतुल तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।